So आपके पास क्वेश्चन पेपर है? Is there anyone who is sitting without a question paper? You or your neighbor? You don't have question paper? Does anyone have two sitting together nearby? Can you please pass it on to? So now everyone has. ठीक है? Everyone has. चलो. हमें क्या क्रिटिकली क्या देखना है कि कौन से क्वेश्चंस जो मैं मस्ट टू बोल रहा हूं वो मैंने नहीं किए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं इससे सारे क्वेश्चंस जो मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट में हैं. 2, 3 एंड आई विल टेल यू व्हाई दे आर इन द लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस. 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23 and 24. When I say must do, you should have at least attempted these question for sure. अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया तो फिर तो नेक्स्ट टाइम से आपको रिफाइन करना पड़ेगा अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा, क्योंकि प्रिपरेशन से ज़्यादा एग्जाम टाइम की परफॉर्मेंस एग्जाम के माइंडसेट पर डिपेंड करती है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इट वाज वेरी इजी. पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर 25 है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u इज, ये तो मतलब बेबी क्वेश्चन था एकदम. 10 मीटर पर सेकेंड, accelerates uniformly at the rate of 2 meters. So a is given as 2 and v is 60. टाइम पूछा गया है तो 60 is equal to 10 plus 2 into t. So that means 2t is equal to 50, t is equal to 25 seconds. Option A is correct. ठीक है, तो anyone disagrees कि ये मस्ट डू क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए? अच्छा, मैं पूछूंगा तो मैं डराने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ. अगर आपको फील होता है कि सर बोल रहे हैं ये मस्ट डू क्वेश्चन है बट ये तो मुझे नहीं लग रहा मस्ट डू क्वेश्चन है, क्योंकि मैं रीजन दूंगा आपको. ये मस्ट डू क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यार स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इससे ज्यादा मैं लो हैंगिंग फ्रूट नहीं कर सकता. खाना था उठा के तो बस, राइट, तो होना चाहिए था. ठीक है, आपको फिर भी लगता है कि ये मस्ट डू नहीं था, यू कैन रेज योर कंसर्न, वी कैन डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 3, ये मस्ट डू इसलिए तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, फिर भी ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में रिसेंटली आया एग्जाम में क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक पार्टिकल जो है पहले की x डिस्टेंस v1 से ट्रैवल कर रहा है, फिर अनदर x डिस्टेंस इट्स ट्रैवलिंग विद v2 और एवरेज पूछा है. तो एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ये वाला टाइम अगर t1 है तो ये हो जाएगा x अपॉन v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसका टाइम क्या हो जाएगा x अपॉन v2 एंड दिस इज v. सो v यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अब ये 2 ऊपर बचेगा, नीचे आएगा 1/v1 प्लस 1/v2. दिख रहा है आपको ये x सब जगह है कॉमन, वी कैन रिमूव, राइट. अभी इसको आगे सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस देख लो वो क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच आता दिख रहा है आपको? देखो ऑप्शन ऐसे चेक करो कि 1/v1 प्लस 1/v2 कैसे इसको प्रोसीड करना है. आपको उसे भी देखना है कि ऑप्शंस में क्या क्या है. ऑप्शन में 2 ऑप्शन में 1/v1 प्लस 1/v2 है, इधर ऑन LHS और ऑन RHS. तो इसका मतलब देयर इज हाई चांस कि समथिंग हैज टू डू विद 1/v1 प्लस 1/v2. तो आप इस पूरे टर्म को ऊपर ले आओ. दिस इज इन फ्रैक्शन, तो ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा. सो आई कैन राइट दिस एज 1/v1 प्लस 1/v2. अब ये पूरा टर्म नीचे जाएगा अभी, तो दिस विल बी 2/v. सो इफ देयर, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है, राइट. तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ये मैंने मस्ट डू में इसलिए डाला है क्योंकि डेफिनेटली ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन था ये. तो ये आपसे, अगर आपने क्लास के नोट्स भी रिवाइज किए थे, मैं आपको कई बार बोला था कि क्लास के नोट्स रिवाइज करके आना सारे. ऐसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने क्लास में रेफर किए हैं, वो एज इट इज दिए विदाउट डेटा चेंज, राइट. तो इसलिए मैंने इसको, और ये डिफिकल्ट भी नहीं है. तो अगर किसी को लगता है कि यार ये बेसिक मतलब जो
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है. इफ यू फील कि देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन इन दिस, देखो आप कर क्यों नहीं पाए एग्जाम में वो अलग रीजन है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू फॉर प्योर ट्रूथ कि अगर आपसे नहीं हुआ है तो यू हैव टू सी क्यों नहीं, मतलब अटेम्प्ट तो किया ना. ओके, एनीवन फील्स कि दिस शुड नॉट बी देयर इन द मस्ट डू क्वेश्चंस? ओके, सो नेक्स्ट अपना क्या है 5. एनीवन फील्स कि 5 शुड नॉट बी देयर इन द मस्ट डू क्वेश्चंस? क्या ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किए या अपने एक्सरसाइज में नहीं किए? राइट, आपको सिर्फ मैं मिरर दिखा रहा हूं डियर. मिरर में जब आप देखते हो तो आप अपने आप को देखते हो जैसे हो. मोबाइल का कैमरा नहीं, इसमें आई इफेक्ट होता है. राइट, तो ये क्लीन मिरर दिखा रहा हूं मैं आपको, और इस मिरर को देख के आप सोचो कि ये मैंने क्या गड़बड़ की है, मुझे नेक्स्ट टाइम से गड़बड़ नहीं करनी है. दैट इज व्हाट योर माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, नॉट नेगेटिव माइंडसेट. यू शुड बी हैविंग ए पॉजिटिव माइंडसेट कि व्हाई डिड आई नॉट डू दिस क्वेश्चन करेक्ट, और व्हाई डिड आई नॉट अटेम्प्ट दिस इजी क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. तो 5 में देख लो, x दिया है तो डिफरेंशिएट. देखो मैं अगर आपको टाइम बचाने की बात करूं, फर्दर लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, तो एज आई रीड दिस क्वेश्चन आई विल नॉट इवन वेस्ट टाइम राइटिंग दिस अगेन. x इज इक्वल टू क्यों करना है, मैं देख रहा हूं उस पेपर में, डिफरेंशिएट करना हो dx by dt. आई एम सेविंग टाइम. dx by dt इज गोना बी 10t - 4. क्यों? हो सकता है कि आप यहां से वहां ट्रांसफर करने में गलती कर दो, आप कॉपी करने में अपने यहां से, तो आप वो स्टेप भी बचा रहे हो, चांस ऑफ एरर भी बचा रहे हो कि आप यहां से वहां ट्रांसफर करने में गलती कर सकते हो, या अपना टाइम भी बचा रहे हो. सो जैसे जैसे आप देख रहे हो इतना डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि 5t² का हो जाएगा. t² इज 2t, तो 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10t, और 4t का 4 तो -4. अब बोल रहा है कि t = 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे t = 2 डाल देना है बिकॉज दिस इज v. ठीक है, तो ये अपने जाएगा 10 × 2 - 4, तो ये आएगा 20 - 4 इज 16. तो 16 इज द ऑप्शन बी. ठीक है, एनीवन डिसएग्रीज कि दिस शुड नॉट बी इन द मस्ट डू क्वेश्चंस? प्लीज रेज योर वॉइस. ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन था, तो आई लेट मी नो ना, तभी तो मुझे भी तो पता चलेगा मेरा फीडबैक, हाउ एम आई टीचिंग, है ना. मुझे हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल से करते करते ये चीज लगता है बहुत ऑब्वियस है, आप लोगों को ना लगे उतना ऑब्वियस, हो सकता है. राइट, चेंज इन माइंडसेट. सो इफ यू फील इट अदरवाइज जस्ट लेट मी नो. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए है, किसी को याद है मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन रेफर किया था और मैंने करके पूरा नहीं किया था. आदित्य ने बताया था इसका आंसर 0, मुझे मालूम था इसका आंसर 0 है, जस्ट बिकॉज मुझे टेस्ट में डाला था, मैंने इसको कंफर्म नहीं किया आंसर. मैंने कहा मैं कंफर्म करूंगा तो ये ऐसा ना उसका आंसर याद रह जाए, 0 से टिक कर दे. इसने बोला था सर 0 इज द आंसर, मैंने कहा मुझे याद नहीं, मुझे याद था आंसर. आई जस्ट डिडंट वांट टू से इट इन फ्रंट ऑफ द किड्स, ऑल स्टूडेंट्स की आंसर इसका 0 है. ये क्वेश्चन किया था हमने लास्ट प्रैक्टिस सेशन में, तो जिनको नहीं हुआ वो देख लें अपना, यहाँ पे देखें. क्वेश्चन 6 दिया हुआ t इज इक्वल टू √x + 4. राइट, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे t एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, तो दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज बिकॉज वी नीड x एज ए फंक्शन ऑफ t. सो वी विल फर्स्ट राइट √x इज इक्वल टू t - 4. We want to get rid of square root, right? It is our enemy. Everywhere you see this square root sign, get rid of this. So x will be t - 4 whole square. This will be t² plus 16 minus 8t. a minus b whole square, guys. Now dx by dt 2t minus 8. This is general expression. They are asking you to find t equal to 4. So t equal to 4 by t into 4 minus this. So this is the answer. Again क्लास में किया हुआ क्वेश्चन था, और नहीं भी किया तो शायद हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ा इसमें ट्रिक ये है कि आप लोगों को शायद अगले क्वेश्चन आपने इस तरह के नहीं किए, सम माइट यहाँ पे थोड़ा स्टेप की इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना है, दिस माइट बी ट्रिकी फॉर यू. बट चूंकि मैंने क्लास में कोई करके बताया था एक दिन पहले, तो काफी रिसेंट था, आई एक्सपेक्टेड कि ये आपसे होना चाहिए था.
So this was question number 6, guys. Eight. For the motion on a curved path. ठीक है, यहाँ पे देखो तो इसको ओरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. फॉर द मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ, मतलब इट्स अ कर्व ट्रैक, तो ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो नहीं होगा. फॉर अ मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा. ऑन ए कर्व्ड पाथ विच विल बी मोर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? Distance will be more, displacement will be less. So when you find ratio of displacement versus distance, it will be less than 1 because displacement will be smaller, distance will be larger. So this number will be less than 1. It cannot be even equal to 1. Why? Because it is telling you it's a curved path. So if it is a curved path, distance and displacement cannot be equal. अगर ये क्वेश्चन इन जनरल होता, distance versus displacement versus distance ratio in general, so less than or equal to 1 होता, क्योंकि in certain cases if the object is traveling in a straight line then the displacement and distance will be equal, तो वहां पे 1 होने की possibility बनती है. But इस क्वेश्चन में तो there is no possibility of distance and displacement being equal because it is saying it is a curved path. तो किसी ने इसको अगर less than or equal to 1 किया है तो it is rather unfortunate कि आपने कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करके भी थोड़ा आपने लास्ट पार्ट में मिस कर दिया, अगर किसी ने ऐसा किया है तो. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 11. A projectile is projected 30 degree from horizontal with initial velocity this. The velocity of projectile at t equal to 2 seconds from the start will be. ठीक है, अब देखो पहले मैं इसको आपको प्रॉब्लम को डिकोड करता हूं. इसके बाद उप्स, ये तो मैंने बीच से चालू कर दिया क्या? चलो नो इश्यूज. गाइस ये क्वेश्चन नंबर 11 है. ठीक है, प्रोजेक्टाइल है नॉर्मल वाला, 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. सो आफ्टर अ टाइम मान लो t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे कहीं पे होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी. हो सकता है इसका एक x कॉम्पोनेंट और इसका एक y component, हमें नहीं मालूम because this is the arbit time, so we don't know whether it is at the maximum height or at ground, we have no clue. So I've taken some general point जहाँ पे इसकी velocity जैसे v है, right, और मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया है v cos थीटा, ये और ये अगर एंगल थीटा है v sin थीटा. So पहले तो ये आपको याद रखना है, कई बार मैंने क्लास में बताया था कि जब भी नॉर्मल वेलोसिटी की बात करेगा you have to consider both the components, the y component and the x component. Now initial velocities are given to you. This will be 40 cos 30 and 40 sin 30. ठीक है, so मुझे ये बताओ, throughout the projectile the horizontal component 40 cos 30 remains same. So that means ये जो उसका horizontal component है वो तो 40 cos 30 मतलब कि ये 40 इंटू √3 ओवर 2 मतलब 20 √3 होने वाला है. ये चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में, so this is not going to change. But is this the answer? We don't know because we don't know whether it has got some vertical velocity or not. वो कैसे पता करेंगे? उन्होंने कुछ तो दिया होगा, उन्होंने टाइम दिया है t इक्वल टू 2, टाइम दिया है आपको, they have given you time. So you are in a position to use your equation v is equal to u plus at. तो यहाँ पे हो जाएगा ये vy वॉट एवर इट इज, इसको बोल रहा हूँ मैं y कॉम्पोनेंट. vy is equal to u कितना था यहाँ पे 40 sin 30. This was your u for y motion. This was your initial velocity. So 40 into 1 by 2 sin 30 is 1 by 2. So this is 20. So 20. अब this is a is equal to minus g. Right? Downward acceleration है. तो minus 10 into 2. So 20 minus 20. This is 0. मतलब obviously there is no vertical component. अगर vertical component नहीं है, so whatever velocity you have got on the horizontal side, that is your velocity. गाइस अगर इसमें आपको डिफिकल्टी लग रही तो फिर आपको भी प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच इज
like thought processing with me. They have just given an arbit time. What I have tried to establish the velocity at that time, and I'm using basic equation v equal to u plus at, but only in y direction. Why? Because I have to first consider my y. Horizontal में मुझे पता है कि there is not going to be any change, so throughout is going to be 20 root 3, right? So this is in the must do question because इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है जो आपको, मेरे ख्याल से आप सबके लिए बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ये पता नहीं था, दिया है ना। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो वी हैव टू वर्क ऑन बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाउ द डायनामिक वर्क्स। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन 11। Now question number 12. Question number 12. How many of you remember कि we did it in class? देखो, बाकी को याद भी नहीं है कि हमने क्लास में किया था। ये सर्कुलर मोशन के फर्स्ट या सेकंड डे नहीं, जिस हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए थे। पहले मैंने प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कराए थे एक दिन, फिर नेक्स्ट डे मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन किए थे, उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों को कराया था। और ये सॉल्व एग्जाम्पल अपने मॉड्यूल में भी है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 12। ये जो भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया डियर और सिंपल है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द मस्ट। और मैं हर टेस्ट में अपने कराए हुए क्लास के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डालता ही हूँ। उसका रीजन है, मुझे देखना होगा कौन से बच्चे, कौन स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट एट दे अटेंटिव इन क्लास। तो 4-5 क्वेश्चन आप करते हो तो 20 मार्क्स कि आपने क्लास में रहकर पढ़ाई करी है मेरे, तो क्लास के क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। दैट इज माई इंटेंशन। यहाँ से अभी मैं आगे जाता हूँ। देखो दोबारा कर लेते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा, अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो हमने एक सर्कुलर पाथ बना लिया पहले, ठीक है। यहाँ पे सेंटर, लेट्स क्रिएट सम एक्स वाई एक्सेस। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। सेंटर एट द ओरिजिन मतलब यहाँ पे 0,0 है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से इतना क्लियर हो गया। अभी मुझे नहीं पता कि ये डायरेक्शन क्या है इसकी। सर्कुलर मोशन में तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। सो टिल नाउ द फर्स्ट लाइन आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज द डायरेक्शन, बट लेट्स रीड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज x इक्वल टू +2 मीटर, इट्स वेलोसिटी इज -4j। +2 मीटर पे वेलोसिटी जो है -4j है। अच्छा, -4j का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो भी है वो नेगेटिव y के डायरेक्शन में है। अब चाहे ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा हो चाहे ऐसे मूव कर रहा हो, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप छोड़ दो, ठीक है, बाकी सब जगह इसकी वेलोसिटी तो कुछ, जैसे यहां पे ले लूं मैं, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी टेंजेंशियल। सो इट विल हैव अ j component, it will have a I component. Only at these 2 points, let's call this A, let's call this B. Only at point A and B, it is for sure going to have only velocity in y direction. Can you feel this? या तो ये ऊपर जा रहा होगा ऐसे, या नीचे आ रहा हो, टेंजेंशियल रहता है ना। यहाँ पे होगा तो जस्ट ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो +j होगी या -j होगी, राइट। अब उसने क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 पे -4j है। -4j इसका मतलब +2 है, मतलब दिस इज अ राइट साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट। इसका मतलब पॉइंट भी a और b में फिक्स हो गया, इट इज पॉइंट a बिकॉज कोऑर्डिनेट इज +2 and velocity is -4j, so its velocity has to be something like this, and this guy has to be 2. बताओ, इस पूरी कमेंट्री से ये बात क्लियर होती है कि नहीं होती है? अगर इसने बोला होता कि वेलोसिटी +4j है +2 पे, तो मुझे यही डायरेक्शन ऊपर लेनी पड़ती। अब इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि अगर ये या इस पॉइंट पे इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रैवल कैसे कर रहा है, डायरेक्शन भी मेरी फिक्स हो गई, इट इज गोइंग लाइक दिस। तभी तो इस पॉइंट पे इसकी ऐसे आएगी वेलोसिटी। अगर ये ऐसे जा रहा होगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, प्लस में, राइट। अब ये करने के बाद इस प्रॉब्लम में कुछ भी दम नहीं बची।
क्या बोला था, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट x इक्वल टू -2। गाइस अगर ये +2 है तो -2 क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ। अब खुद ही सोचो, ये घूम के ऐसे आएगा, सॉरी ये ऐसे आएगा और इस जगह, तो इसकी वेलोसिटी होगी तो समथिंग ऑफ j, समथिंग ऑफ j होगी। अब कैसे जज करेंगे कि क्या नंबर होगा? उसने एक चीज बोली आपको, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब है ये जो 4 जो नंबर दिख रहा है ये क्या है, इसकी स्पीड की वैल्यू है। तो ये 4 नहीं चेंज हो रहा डियर। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 चेंज हो गया, आपने 4 को इसको यहाँ पे 3 कर दिया या कुछ और नंबर कर दिया, then it is not a uniform speed. It is not a uniform speed then. So that means this star is going to be just 4j. इधर माइनस इधर प्लस। आ रही बात समझ में? तो अब एक चीज तो हो गई, वो हो गई वेलोसिटी। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसका फॉर्मूला होता है v²/r। दिस इज फॉर्मूला अगेन, v²/r, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। v आपने देख लिया 4 है, तो दिस स्क्वायर मतलब 16, और r आपको दिख रही है यहाँ पे 2 मीटर है, तो दिस इज 4 है ना। तो 4 स्क्वायर 16 में पूरा। अब R2 है, सॉरी R2 सो ये 8। अब समस्या है कि इसमें 8 में I लगाएंगे, J लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इस पॉइंट की बात हो रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर थ्रू आउट। सो इस पॉइंट पे अगर है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इस डायरेक्शन में। दैट इज प्लस I और माइनस I, प्लस। कोई ये जो हो यहां से खड़े होकर इधर देख रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव। जैसे y में ये नेगेटिव है वैसे, ठीक है। सो ये आ गया 8 का I कैप प्लस का। सो आंसर वुड बी v वुड बी प्लस का 4j एंड a वुड बी प्लस का 8I। सो दैट विल बी ऑप्शन A। ऑप्शन A। ये क्वेश्चन मस्ट डू में नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया नहीं होता तो। अच्छा तुम्हें सही दिख रहा था। अगर ऐसा कुछ है आफ्टर द क्लास, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपने सही किया और वो ये तो चेक नहीं हुआ है बट इट हैज बीन मार्क्ड इनकरेक्ट, सो जस्ट लेट मी नो आफ्टर द क्लास, आई विल गेट दिस करेक्टेड। इसीलिए मैंने सिस्टम पे भी मार्क्स उसमें हमने ऐड नहीं किए, आफ्टर द करेक्शन वी विल डू। अभी ठीक है ये क्वेश्चन? तो गाइस दिस क्वेश्चन शुड बी देयर इन योर नोट्स समवेयर सेफ, बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड दिस इज अ PYQ, वेरी फेयरली रिसेंट PYQ in JEE mains exam. Actually all these questions are PYQs. Okay, so this was question number 12. 13 देखो, दिस इज, अगर आपने मेरा वो वीडियो फॉलो किया कंपोनेंटाइजेशन वाला, तो उससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? वेक्टर इन XY प्लेन। तो पहले आप XY प्लेन बना लो, ठीक है गाइस। प्लीज, हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो, आप कर चुके हो सही, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज कैन यू प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन, वी आर लर्निंग समथिंग। ये एक बार हम आगे बढ़ जाएंगे, दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। XY प्लेन हमने बना लिया। वो बोल रहा है कि इट मेक्स 30 डिग्री विद Y एक्सिस। तो ठीक है, मतलब 30 डिग्री विद Y एक्सिस, तो ऐसा कुछ वेक्टर है और ये एंगल लेट्स से वेक्टर A है। हमें नहीं मालूम A की वैल्यू क्या है, बट जो भी है ये इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद Y एक्सिस। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट वेक्टर इज 2√3। मतलब इसको अगर मैं दो कंपोनेंट में ये करूं ऐसे और ऐसे, लेट्स से इसको मैं बोलता हूं X कंपोनेंट, इसको बोलता हूं Y कंपोनेंट। तो ये जो Y कंपोनेंट है दिस इज इक्वल टू 2√3, ठीक है। अब इसके दो अप्रोच आप ले सकते हो, तो एंगल आप यही रखो, अगर ये वेक्टर A है तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा A cos 30, क्योंकि एंगल तो ऐसा नहीं कि हमेशा x वाला cos होता है,
जनरली हम ये एंगल थीटा लेते हैं एक्स एक्सिस से, सो वी आर टेकिंग दिस एज cos, but here they have given angle as from y axis, so I can very well say this as this component as a cos 30. So a cos 30 is equal to 2 root 3, राइट? या फिर अगर आपको आदत है, आपको x एक्सिस से एंगल अच्छा लगता है, तो आप इसको 60 बना लो फिर, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा a sin 60. मतलब आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप a sin 60 करोगे तो वो एक cos 30 और sin 60 इक्वली होता है, लेकिन जो कर रहे हो सही करो, ऐसा नहीं कि एंगल ले रहे हो ये वाला और अप्रोच लगा रहे हो एक्स एक्सिस वाली, वो गलत हो जाएगा. तो यहां से cos 30 को डालेंगे हम √3/2 इज इक्वल टू 2 √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 आ गया. अब उसने पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट. एक्स कॉम्पोनेंट डी इसका ये है, तो एक्स क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 4 sin 30, क्योंकि एंगल बन रहा है वाई एक्सिस से, तो एक्स वाला साइन हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 1/2. तो दिस विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंटाइजेशन का क्वेश्चन था. मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला था, दिस इज नॉट ए PYQ बाय द वे, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि अगर किसी स्टूडेंट का कंपोनेंटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, आगे फोर्स में जाके दिक्कत आएगा, इसलिए रखा था क्वेश्चन. दैट वाज माय इंटेंशन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. अब ये मस्ट डू में क्यों है आप लोग खुद देख लो. अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 6i कैप 8j कैप. एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने कुछ ऐसे u वेलोसिटी दी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, इधर है 6 और इधर है 8. ये बात क्लियर भाई. 6 जनरली मैं क्या देता हूं, अब यहां पे क्या है, जनरली हम लोग क्या रखते हैं, u दे देते हैं और ये थीटा दे देते हैं, तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है u cos थीटा से और u sin थीटा से, राइट? दिस हाउ वी स्टार्ट. बट यहां पे उसने और आपको सिंपल करके दे दिया, उसने आपको i के अलोंग वेलोसिटी दे दी और j के अलोंग दे दी. इंस्टेड ऑफ गिविंग यू थीटा एंड u सेपरेटली, दैट गाय गिव्स यू 6 and 8. ऐश करने के लिए बोल दिया, ये 6 लेके चलो, 8 लेके चलो, ठीक है. नाउ g is 10 दे दिया है. हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, इधर आके गिरेगा, राइट? रेंज निकालना है. कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आप u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g करोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास u और थीटा है ही नहीं. यू हैव टू गेट बैक टू द बेसिक्स. हाउ सो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो सिर्फ फॉर्मूला रट लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि वो फॉर्मूला आया कहां से था. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये रेंज मतलब यहां पे जब ये वापस गिरेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू u मींस 8, क्योंकि हम लोग y डायरेक्शन में लिख रहे हैं, सब कुछ y का ही देखेंगे. 8 इंटू t प्लस हाफ a मतलब -10 इंटू टी स्क्वायर, और ये चीज होनी चाहिए 0. ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कर दिया 0, क्योंकि रेंज निकालनी है, तुमको वो टाइम चाहिए जब ये नीचे गिरेगा. क्यों? वो टाइम मिलते ही हमको मालूम है कि ये 6 कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, 6 इंटू टी कर देंगे तो रेंज निकल आएगी. मेन क्या है, हमको ये टाइम चाहिए. टाइम के लिए मैंने ये यूज किया कॉन्सेप्ट कि रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट 0, तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर. तो यहां से आ गया 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 8t, तो यहां से टी कैंसिल करो, तो 5t इज इक्वल टू 8, सो t इज इक्वल टू 8/5. इतने सेकंड बाद ये धड़ाम वापस इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोना बी 6, स्टार्टिंग में 6i कैप लिखा है तो 6 है, ये 6 ही रहेगा. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी 6 into this time 8/5. This will be 48/5. This will be 9.6. So option A.
अगर आप लोग डिसएग्री करते हो कि नहीं नहीं सर इसमें ये कॉम्प्लिकेशन था, हम ये नहीं समझ पाए, देखो अब वो तो इंट्रोस्पेक्शन है आपका, मैं वो नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे सही में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर था, या मैंने सिर्फ यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी फॉर्मूला याद कर लिया था विदाउट नोइंग कि ये कैसे निकलता है। अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में वेरेवर देयर इज अ फॉर्मूला का नीड, आप फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन जहां पे भी लगता है कि आपको बेसिक्स पे मतलब जाना है, अभी द मोमेंट दे गिव यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एज दिस 6i कैप प्लस 8j कैप, तुरंत 2 डायमेंशनल मोशन का अच्छा ओके बंदे ने मुझे x और y की वेलोसिटी अलग अलग दे दी है 6। सो नाउ आई हैव टू टेक दिस एज बाय ux, दिस इज माय uy एंड सेल अलोंग। Understand? Okay. So this was question number 15. Question number 16. ये तो क्लास में शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया भी था, एग्जैक्टली नॉट विद दिस डेटा, लेकिन किया हुआ था 16। देखो 16 का भी देखो सिंपल सॉल्यूशन था, क्लिफ पे खड़ा है, ठीक है, एक हाइट पे, and he is throwing something horizontally 10 meter, this distance is 10 meter, this is also given as 10 meter, throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter, so u is equal to ux which is 5 meter per second। यहाँ पे uy क्या होगा 0, at the time of throwing this throw is horizontal, so there is no vertical, obviously it will gain vertical velocity because of the acceleration due to gravity slowly, but starting में जो उसका y component होगा velocity का, that will be 0, it's gonna come like this and fall at this point। so एक कुछ ऐसी velocity होगी इसकी, right? इसका मतलब इसके पास ये ux तो रहेगा ही, क्योंकि ux is not going to change, but थोड़ा इसके पास v, सॉरी इसको हम vx बोल देते हैं और इसको हम vy बोल देते हैं। सो हमें वेलोसिटी पूछी है डियर, तो याद रखना कि हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, दैट इज द दिस थिंग वेलोसिटी। एक और भी क्वेश्चन था जिसमें वेलोसिटी पूछी थी, बट उसमें एक कंपोनेंट 0 हो गया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। उसमें भी वेलोसिटी पूछी थी ऑर्बिट पॉइंट पे, लेकिन एक y कंपोनेंट वाज बिकमिंग 0, इसलिए हमने उसको खाली x कंपोनेंट ले लिया। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ux और vx सेम होने वाले हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो मैं vx के लिए सीधा लिख देता हूं इट्स गोना बी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? कैसे निकालेंगे बताओ y वाला? दिस इज गिवन एज 10, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो 10 इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, मतलब 0 इंटू टी, 10 इज इक्वल टू 0 इंटू टी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पे अगर फिक्स कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा है, जी भी ऐसा है, सब कुछ तो सब प्लस में जी लेंगे, आप यहाँ पे माइनस नहीं लोगे, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इफ दिस इज प्लस 10, दिस इज ऑल्सो प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, क्यों किया है, यू वाई 0 प्लस हाफ जी इज 10 दे हैव गिवन, यस, इंटू टी स्क्वायर, यहां से टी निकल जाएगा हमारे पास, तो 10 इज इक्वल टू क्या जाएगा 5t स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब टी इज इक्वल टू √2। अब टी कैन ओनली बी पॉजिटिव, राइट? वैसे भी एक नंबर का स्क्वायर अगर 2 है तो ये प्लस माइनस √2 आना चाहिए, बट दिस इज टाइम, तो टाइम वी डोंट टेक इन नेगेटिव, so this is √2। now once you know t dear, you can find out velocity, vy is equal to uy plus gt, uy was 0, g is 10 and t is √2, so vy आपका निकल के आ गया 10√2। now this is not the answer, this is also not the answer, they are asking you this v,
सो इट दिस v हैज टू कंपोनेंट vx एंड vy, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो दिस विल बी vx स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25, इसका क्या हो जाएगा 200, 10 का स्क्वायर हुआ 100 और 2 का रूट 2 का 2, तो 100 इंटू 220, ये हो गया 225, 225 इज द 50। सो इसका ऑप्शन ए इज द आंसर। ये भी इसलिए मस्ट डू क्वेश्चंस में क्योंकि इस तरह का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया, मे बी डेटा इज नॉट सेम बट वेरी सिमिलर क्वेश्चन वी डिड इन द क्लास। इट्स अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, दिस इज गिवन टू अस and they have asked the velocity here. So this was question number 16. Question 18. Question 18 कितने लोगों को याद है प्रैक्टिस सेशन में लास्ट हमने आपको करवाया था और सबने मुझे हाँ हो गया सर, आपने मुझे बोला था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को हो गया है, ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाई इट इज देयर इन द मस्ट डू क्वेश्चंस। 18 देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन t इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 5j, सो मतलब u, अच्छा 5j का मतलब क्या हुआ, इट इज uy, सो इट इज 5 एंड आई कैन से ux इज 0, क्योंकि जब वो आई कंपोनेंट दे ही नहीं रहा मुझे तो ux हैज टू बी 0, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन में हम दोनों कंपोनेंट लिखते हैं ay और ax, ay होगा 4 और ये होगा 10, आई क्या रंग वाला x, एट टाइम t कोऑर्डिनेट्स आर 20, y0, मतलब ये x दिया हुआ है 20 और ये हमको y इज इक्वल टू y0 दे दिया है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ t एंड y0 आर, तो टाइम t पूछा है एंड y0 पूछा है। नाउ विच साइड वी हैव मोर इंफॉर्मेशन, x साइड, बिकॉज यहां पे हमको ये कोऑर्डिनेट भी पता है, so obviously we will first target this area. Now यहाँ पे ux is 0 but there is some acceleration in the x direction. This is not a typical projectile. In a typical projectile acceleration is 0 in horizontal, but this is some made up problem जिसमें बोल रहे हैं कि horizontal direction में 10 का acceleration है। So we can use, अच्छा हमारे पास टाइम भी नहीं है तो अच्छा t, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से u पता है, a पता है और डिस्प्ले पता है, तो हम v निकाल सकते हैं और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर टाइम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t निकाल सकते हैं। सो यहाँ से लिख लेंगे 20 इज इक्वल टू यू टी, मतलब 0 इंटू टी प्लस 1/2 ax, 10 इंटू टी स्क्वायर। 20 यहाँ से आया, उसने खुद ही बोला 20 इज अ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ux is 0 and half 10 into t square, 10 is the acceleration and t square is t square, so this is 20 is equal to 5t square, so t square is equal to हो गया आपका 4, so t आ गया 2। अब किसी ऑप्शन में अगर t अकेला 2 है तब उसी को टिक कर सकते हो, लेकिन नहीं, दो ऑप्शन में 2 सेकंड दिख रहा है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है, वरना अगर अकेला 2 सेकंड तो मैं आगे सॉल्व ही नहीं करता, मैं 2 करके आगे निकल जाता, ठीक है। अब पूछ रहा y कोऑर्डिनेट, अब y t मालूम पड़ गया हमको, तो आपके हाथ में टाइम है, एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, y इज इक्वल टू ut, मतलब 5 इंटू 2 प्लस हाफ a which is 4 into 2 square, so this will be 10, 2 square is 4, 4 2s are 8, 80. This is y and this is t, so option would be A.
नाउ यू गाइस टेल मी कि इसमें ऐसा कुछ था जो आप लोग तो क्लास में करा हुआ क्वेश्चन था, अगर क्लास में नहीं भी किया होता तो ये करना चाहिए था आपको, ठीक है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18 माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन 22, 23, 24 देखो, 22 देखते हैं पहले, ठीक है। 22, a swimmer can swim with a velocity 12 km/h in still water. Water flowing in a river has a velocity 6. तो पहले बना लो अपने आप इस तरह के प्रॉब्लम को और एक रेफरेंस पॉइंट लिख लो ऐसा। यहाँ से स्विमर स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से ए रिवर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 km/h. दिस इज वी रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब बंदे इसको जाना कहाँ है, बैंग ऑपोजिट टू इज स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से पॉइंट बी। ऑब्वियसली अगर ये इफ ही ट्रेवल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लाइक दिस, तो रिवर थोड़ा इसको ड्रिफ्ट करके ऐसा कर देगी, राइट। ही विल हैव टू शिफ्ट हिज एंगल सो दैट ड्रिफ्टिंग के बाद ही रीचेस दिस, सो दिस विल बी हिज velocity v swimmer with respect to ground, ठीक है। मान लो कि ये एंगल थीटा है, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप ये एंगल को थीटा ले लो, अगर दिस मेक्स योर लाइफ इजी, ठीक है। सो नाउ ये समझो कि इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो आप बिना किसी रिलेटिव वेलोसिटी के उसमें जाए हुए। आप ये इसको अगर इस तरफ जाना है तो इसकी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी और इसकी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं तो एक आ जाएगा वी एस जी कॉस थीटा, वो भी ऐसे होगा, दिस शुड एग्जैक्टली मैच 6 वेलोसिटी ऑफ रिवर बिकॉज दीज टू कंपोनेंट्स विल नॉक ऑफ ईच अदर, सो ऑल इट हैव इज वी एस जी साइन थीटा। अब ये बोल रहा है कि जा रहा है 12 की स्पीड से, 12 cos थीटा इज इक्वल टू 6, सो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो इसका मतलब थीटा हो गया 60 डिग्रीज, ये एंगल आ गया 60। अब ये आंसर गाइस यहाँ पे एक क्या था, ये आंसर नहीं है उसका, ठीक है। उसने पूछा क्या है, the direction with respect to direction of flow of river, flow of river के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, तो फ्लो ऑफ रिवर के रिस्पेक्ट में इसको इतना घूमना है, दिस इज रिवर्स द फ्लो ऑफ रिवर, दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, सो इसके रिवर्स में इतना घूमना है, सो आंसर हैज टू बी नॉट 60, इट शुड बी 120। दिस वाज द ओनली स्मॉल कैच, अगर आप यहां तक पहुंच के गलत किया हो, rather unfortunate for you, this should be 120. If some of you have done till this point, I have not marked. Okay, always read the question. उसने बोला है with respect to river direction flow, what should be its angle or direction? So it should be with respect to river, he should flow at an angle of 120 degrees. ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में शायद सॉल्व एग्जाम्पल में फर्स्ट या सेकंड एग्जाम्पल था हमारा जो हमने किया था, इससे मुश्किल क्वेश्चन किया था एक्चुअली। 23 देखो, ये भी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। A stone tied to one's 80 centimeter long string add, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग में एक स्टोन टाई किया है और इसको हमने ऐसे ऐसा सर्कुलर पाथ में इसको ये कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज 180 सेंटीमीटर, सो ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, एंड इट इज डूइंग 28 रेवोल्यूशंस पर एवरी मिनट, सो आरपीएम दिया हुआ है, रेवोल्यूशंस पर मिनट इज गिवन टू अस 28, राइट। लेट्स कॉल दिस n, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60। अगर हमें आरपीएम दिया है, रिवोल्यूशंस पर मिनट दिया, रिमेंबर माय लेक्चर्स, you can go and watch the videos, I'm 100% sure ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। Similar question like this, 2 pi n/60, so your omega would be 2 into 22/7. The problem maker is
asking you to, जब मैंने problem maker is asking you to take 22/7, you should take 22/7, not 3.14. So 2 into 22/7, n is 28, and one more 60 is there. The reason 22/7 he has given because he knows it will cut the 28, right? And this 4 will knock off 6 like this, right? So this will be 44/15 radian per second. रेडियन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा आ गया. ओमेगा निकालने का पूछ रहा है वो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन के देखो दो फॉर्मूलाज होते हैं, या तो आप v²/r कर लो, या फिर इसी का एक और होता है ω²r. ω²r, तो यहाँ पे ω²r इज मोर हैंडी, वरना पहले हमको v = ω/r से v निकालना पड़ेगा. तो v = ω² कर लिया इंटू r. तो आप इसको करो, ω² मतलब क्या हो गया 44/15 का स्क्वायर, राइट, इंटू r. केयरफुली देखो r जो है 180 सेंटीमीटर है, तो आपको इसको 180/100 करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट इन मीटर्स माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, अब यहां से 0 0 आप कट कर सकते हो, ये कट हो जाएगा. 3 6 18, 3 5 15, और कुछ नहीं होगा शायद कट. हाँ ये भी हो जाएगा थोड़ा, ये 22 और ये 5, राइट. तो ये आ जाएगा आपका, हाँ ये भी है, सॉरी, यस यस, 3 2 6, 3 5 15, वेरी गुड. सो यहाँ पे आ जाएगा 22 into 44 into 2 and divide by 125. अच्छा ये नंबर मल्टीप्लाई करके ये 1936 आ रहा है क्या? इसको जरा मल्टीप्लाई करो, ये 1936 आता है क्या? तो ये मतलब ये आ जाएगा. देखो कितने शरीफ लोग हैं, वो आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं दे रहा है, आपको पूछ रहा है ये है. क्या हो गया? हाँ नहीं, लेकिन हमको ये नंबर पूछा है ना 125. वी डोंट हैव टू फाइंड द आंसर. इसके नीचे जो नंबर लिखा है दैट इज द वैल्यू ऑफ x. देखो क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज दिस 1936/x. दैट मींस x हैज टू बी दिस ना. तो हमको इफ यू वेंट देयर रॉन्ग देयर तो देन, लेकिन हमको ये सिर्फ ये नंबर बताना था. कई बार जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाते हैं आपको मैं बता रहा हूँ क्यों बनाते हैं. इसका रीजन है, सी दे आर हैविंग क्वेश्चंस इन देयर डेटाबेस, देयर आंसर इज सेव्ड. नाउ अगर वो ओपन एंडेड बोलेंगे, मतलब 5/4, 5/4 को कोई 5/4, some people will key in 5/4, fill in the blanks में. It's a computer based test. Some will write 1.25 and वो डेटाबेस में कैसे वो सारे कॉम्बिनेशंस बढ़ाते बैठेंगे कि सही कौन सा है, ये भी सही है वो भी सही. तो वो they leave no room for speculation, or they give you exact number and find one number which has to be fixed. यहाँ पे आंसर को आपको ये फॉर्म में लेके आना है, then this number has to be keyed in the कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस. जिस फॉर्म में वो आंसर चाह रहे हैं आपको, उससे जैसे उन्होंने बोला एक आंसर में आंसर आया 0.02, किसी भी क्वेश्चन में मान लो आंसर आया 0.02. अभी कोई बच्चा इसको 0.02 लिख सकता है, कोई इसको 2/100 मतलब 1/50 भी लिख सकता है, और कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 × 10⁻². All three are same answers. Now what they will do is they will fill in the blanks into 10⁻². They will ask you to just plug in this number. So in that case there is no other number you can plug in just apart from 2. So it's kind of similar question here. Okay. So this was in the must do questions because this is again straight formula based question. पहले आपको RPM से ये निकालना था, RPM से इसके बाद ये again ω². क्वेश्चन नंबर 24. ये एक छोटा सा पार्ट है एक बड़े क्वेश्चन का जो मैंने क्लास में कराया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? फाइटर जेट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एल्टीट्यूड. ये अपना ग्राउंड है एंड देयर इज अ फाइटर जेट व्हिच इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 200 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड जो है वो हॉरिजॉन्टल है 200
मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसके राइट बिलो देयर इज अ एंटी एयरक्राफ्ट गन विच इज लॉन्च्ड एंड दिस गन हैज टू गो एंड हिट, ये करना है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अगर यहाँ पे हिट कर रहे हैं तो मान लो t इक्वल टू 0 पे इसने लॉन्च करी, तो t इक्वल टू 0 पे ये काम हुआ t इक्वल टू t पे। तो बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t दिस गाय हैज कम दिस फार एंड दिस गाय हैज रीच्ड दिस फार, बट दिस इज अ वन डायमेंशनल मोशन, बट दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। तो इसमें कुछ x होगा और कुछ y होगा। Again, the speed of the anti-aircraft gun is given 400. This is 400. This angle is not given. So obviously, the horizontal distance traveled by this bullet will be same as if they have to collide. If this gun has to hit this at time t, it should have traveled the same horizontal distance as this aircraft. So this will be 200 into t is equal to 400 into t, नहीं 400 cos theta into t, because for this bullet only a cos theta component of 400 is helping it take further, बाकी तो ऊपर 400 sin theta is taking it above, right? ये दोनों इक्वल होंगे, t से t कैंसिल, cos theta will be 200 by 400 1 by 2, मतलब theta is 60. Have you not done this question in the class, guys? बल्कि वो तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें यहाँ पे यूनिट भी किलोमीटर पर आवर में था, कुछ था उसमें चेंज भी करना था, एंड देवर सब पार्ट्स, बट फर्स्ट पार्ट यही था, बस वैल्यूज थोड़े चेंज किए मैंने, शायद वैल्यूज भी चेंज नहीं किए गए मुझे, आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए मैंने इसको मस्ट डू क्वेश्चन में डाला। सो नाउ बाकी क्वेश्चन मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज व्हाट आई वांट, ये जो क्वेश्चन आपके मस्ट डू थे और आपसे नहीं हुए, यू हैव टू रिविजिट दिस क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस वर ट्रिकी, मैं ट्रिकी क्वेश्चन मस्ट नॉट डू बता दूं आपको। मस्ट नॉट डू में कौन कौन से क्वेश्चन थे? डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल अगर आपने टाइम इस पे स्पेंड किया तो आपने टाइम कर लिया तो अच्छी बात है, बट अगर टाइम वेस्ट किया इसमें 1-2 मिनट तो वो बहुत ही बेकार। ये अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इसको क्रैक करना तो आप नहीं क्रैक कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने जानबूझ के डाला था कि अगर ये मैंने फॉर्मूला बताया था क्लास में लास्ट डे पे, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूले पे कंफर्ट नहीं था तो आपको उसको इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में। और उसके बाद मस्ट नॉट डू क्वेश्चंस में इफ 14, हाँ मतलब मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी यू डोंट हैव दैट मच कमांड ऑन मैथ्स, तो अगर आपको पढ़ के लगा कि अब मैं इसको कैसे क्रैक करूं, अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता तो आपको छोड़ देना चाहिए था। अगर आपने टाइम इसमें स्पेंड किया दैट इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज दीज इजी क्वेश्चंस वर वेटिंग, बिकॉज इन इजी क्वेश्चंस में आपने अगर टाइम अपना डिवोट किया होता तो शायद वो हो गए होते। ओके, इफ यू आर नॉट रियली क्लियर अबाउट अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स ये सब, तो आपको 17 भी नहीं करना चाहिए था, अनलेस अंटिल, देखो ये प्रॉब्लम्स हमेशा ट्रिकी होते हैं, जब तक फुल कमांड 1-2 राउंड के बाद फुल कमांड नहीं आ जाएगा तब तक इस पर लास्ट में पार्क करो, टाइम मिलता है तो करो वरना मत करो। दैट इज व्हाट माय एडवाइस इज। इजी है, मेरे लिए तो सब कुछ इजी है, लेकिन मैं आपको एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि इनिशियली वंस यू डू कंप्लीट राउंड, टाइम इज लेफ्ट, देन ओनली कम बैक टू दीस प्रॉब्लम्स। सो नॉट, आई वुड नॉट से मस्ट नॉट डू, बट should be done when you had spare time. Question number 17. Apart from that, I'm not sure how many of you got 21 correct. 1 or 2, हाँ, तो इसमें भी how many of you spend time? हाँ, तो टाइम थोड़ा सा इसमें अगर आपने टाइम स्पेंड किया और उसकी वजह से कोई इजी क्वेश्चन आप लोग का नहीं हुआ डियर, है ना, तो वो अनफॉर्चुनेट है थोड़ा।
डू नॉट सी इन द पेपर व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन, आपको अंदर से फीलिंग आए कि मुझे अप्रोच इसकी ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो डू नॉट स्टार्ट अनटिल अनलेस you have done the complete paper. That should be the thumb rule. Do not do a question in which you are not in a first thing, oh ये करना है, clear हो गया. क्योंकि क्या होगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टैक्सिंग है. अगर आपके पास टाइम बचा होगा, आप तसल्ली से आराम से कर रहे होगे, आप कर ले जाओगे. लेकिन आप जल्दबाजी में लास्ट में अगर ड्रैग कर रहे होगे तो क्वेश्चन 23 भी नहीं होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन. तो अगर आप 21 में टाइम स्पेंड करके 23 को लूज कर रहे हो, तो अनफॉर्चुनेट. That's what I'm trying to tell you. Okay. बाकी सब ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई must not do था. ठीक है. हाँ. एक क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि इसका आंसर की हो सकता है बुक में आंसर की गलत है, मैंने देखा और शायद आप लोगों ने सही किया हो. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. इसका आंसर एक्चुअली सी किसी ने लिखा है, हमने, इट्स करेक्ट. 7 का आंसर सी है. अगर किसी ने सी लिखा है तो उसका करेक्ट आंसर है, और किसी का अगर डी सही हुआ है तो वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सारी बुक्स में सब जगह इसको डी किया हुआ है, लेकिन ये सही आंसर इसका सी है. कौन सा वाला? 17. 30/√2 है. नहीं 30/√2 है. इसमें देखो मैं तो क्विकली अगर बता दूं तो दिस इज आरोही है ना, ये है, सॉरी 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री. दिस इज वी रेन विद रिस्पेक्ट टू ground, because when the girl is standing, this is 45 degrees, right? And now she start running, तब उसको रेन वर्टिकल लग रहा है. तो करना क्या है, ये हो जाएगी वी गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, और ये हो गई वी रेन, और ये है वी रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल. तो बस अब क्या करना था आपको कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ये एक और एक ये कंपोनेंट. अब फिर वही फॉर्मूला लगाना है अपने को, या इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे. दीज गाइज विल और नॉट ऑल विल अंडरस्टैंड, और जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, आराम से डिस्कस करेंगे. इसका आंसर 30/√2, और दोबारा कर सकते हो एक बार. ठीक है. नाउ I'm coming back to question number 7. I want everyone to think very critically about this question. It's not about a question, it's about your thought process. How do you perceive things in physics? ये NCERT का एग्जाम्पल हमने किया था, उससे काफी हद तक रिलेटेड है. Forget about marks कि you will get +4 marks, -4. Beyond marks think, थोड़ा सोचो इसमें कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. एक बॉल है, उसको हमने एक हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है. वी हैव ड्रॉप्ड अ बॉल लाइक दिस. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज अ रेफरेंस इन अ सिंगल प्रॉब्लम. दिस इज अ सिंगल प्रॉब्लम, सो यू कैन नॉट चेंज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बॉल जब यहां से यहां आ रही है तो मेरा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्टार्टिंग का पॉइंट, एंड जब बाउंस करके जा रही है वापस तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जो सब जगह बुक के सॉल्यूशंस हैं, सबने उसी सेम प्रॉब्लम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर लिया, इसलिए उनका आंसर आ गया वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. But I'll show you this is only a change in direction of velocity, nothing else. मान लो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ग्राउंड का पॉइंट है, ठीक है. अब देखो डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट. अभी अगर पार्टिकल यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, मतलब ओरिजिन से इस तरफ, ठीक है. इट इज कमिंग डाउन. थ्रू आउट दिस मोशन डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस. जब ये बाउंस बैक यहां पे आया, बाउंस बैक किया, अभी भी देखो ना, जा तो इधर ही रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस अनलेस अंटिल इट डिग्स द ग्राउंड एंड गोज ऑन द अदर साइड. डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द सेम साइड. यू कैन नॉट चेंज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हाइट वाला पॉइंट है, और जब बाउंस करके गई तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीचे वाला पॉइंट हो गया. ऐसे कैसे कर सकते हो आप? इन ए सिंगल प्रॉब्लम यू कैन नॉट चेंज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
and that is a mistake all the solutions have done. All solution. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज थ्रू आउट अबव द ग्राउंड एंड दिस इज योर, चाहे बॉल नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, ये खाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है डियर. डिस्प्लेसमेंट इज अबव दिस ग्राउंड, और एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं है, थ्रू आउट दिस इज डाउनवर्ड्स. सो ओनली कंफ्यूजन वाज फॉर डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी इज डेफिनेटली चेंजिंग, बिकॉज अगर आप ये वाला फ्रेम रेफरेंस देख रहे हो तब भी वेलोसिटी नीचे टाइम, मतलब आते टाइम इट इज इन दिस डायरेक्शन, व्हेन गोइंग बैक इट इज इन दिस डायरेक्शन. तो वेलोसिटी डेफिनेटली इज चेंजिंग. बाउंस बैक में वेलोसिटी डेफिनेटली इज चेंजिंग. एक्सेलरेशन वाज डाउनवर्ड्स बिफोर, डाउनवर्ड्स नाउ. वेयर acceleration is changing its direction, it is downward all the time, right? What is displacement? आप देखो ना, मान लो ये मेरा एक्स वाई सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल है, समझो बात को. मैंने एक बॉल को रोल किया, बॉल रोल करके यहां तक गई एंड टकरा के वापस आई. सेम सिनेरियो है, ये वर्टिकल में है, ये हॉरिजॉन्टल में है, और इनमें क्या डिफरेंस है? अभी इसमें बॉल का डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट पॉजिटिव बोलोगे आप, अनलेस बॉल रोल करते हुए आए और इस ओरिजिन से इस साइड चली जाए, तब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है. बॉल है तो राइट साइड में ओरिजिन के, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड. व्हेन इट बाउंसेस बैक ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड. सो आंसर इज सी, वेलोसिटी ओनली, फॉर क्वेश्चन नंबर 7.